आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सुपरविजन। ठीक है ना, कैसे हम कितने टाइप के सुपरविजन होते हैं और क्या क्या उसके अंदर हमें करना होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सुपरविजन अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरविजन। ठीक है ना, सुपरविजन के कितने टाइप हैं? दो हैं, डायरेक्ट सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट सुपरविजन। ठीक है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बड़ा इजीली हमें समझ आ जाएगा। डायरेक्ट मतलब सीधा, डायरेक्ट देखते हुए, और इनडायरेक्ट मतलब किसी सिस्टम के माध्यम से। ठीक है ना, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। डायरेक्ट सुपरविजन इज डन थ्रू फेस टू फेस टॉक विद द वर्कर्स। ठीक है ना, जैसे डेली मिले, बातचीत करें, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं आमने सामने, तो वो डायरेक्ट सुपरविजन होगा। ओके, दिस कैन बी एक्सरसाइज एट द वार्ड लेवल इन द हॉस्पिटल। जैसे हॉस्पिटल में अगर नर्सिंग सुपरविजन होता है तो जो नर्सिंग सिस्टर है वो स्टाफ को ऑब्जर्व कर सकती है काम करते हुए वार्ड में। इसी प्रकार प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर पर भी और कम्युनिटी में भी डायरेक्टली हम सुपरवाइज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा, उनके सामने आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। द फॉलोइंग कंसिडरेशंस आर एसेंशियल इन डायरेक्ट सुपरविजन। अब डायरेक्ट सुपरविजन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या क्या ध्यान रखेंगे? डू नॉट लूज टेम्पर और एब्यूज़। ठीक है ना, कहीं भी सुपरवाइज करते हुए अगर थोड़ी सी वो गलती कर रहा है आपका सबॉर्डिनेट, तो उसी समय, क्योंकि आप फील्ड में हैं, वार्ड में हैं, और भी बहुत लोग हैं, तो वहाँ पर गुस्सा ना करें। ठीक है ना, डू नॉट लूज टेम्पर, गुस्सा ना करना, और वहाँ उसको डांटना नहीं है। ना, डू नॉट एब्यूज़ मतलब उसको डांटना नहीं है। यूज डेमोक्रेटिक अप्रोच एंड अवॉइड ऑटोक्रेटिक मेथड। ठीक है ना, ऑटोक्रेटिक मेथड यूज़ नहीं करके डेमोक्रेटिक मेथड यूज़ करना है। ठीक है ना, ऑटोक्रेटिक क्या होता है? जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है, अथॉरिटी से काम करवाता है, डांट के, अथॉरिटेटिव होता है ना। तो ऑटोक्रेटिक ऐसा नहीं होके डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी सबसे बातचीत करके और अपना काम करना चाहिए। दूसरा, reprimand if necessary to in the private or do not do it promptly। अगर मान लो कोई बड़ी गलती हो जाती है वर्कर से और आपको उसको डांटना ज़रूरी है, तो साइड में लेके प्राइवेटली उसको डांटना है, बताना है कि ये गलती ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। है ना, सबके सामने किसी को भी नहीं डांटना चाहिए। इवन परिवार में भी अपन कहते हैं कि बच्चे को भी अपन दूसरे और बच्चों के सामने नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि वो हीन भावना का शिकार उसमें हो सकता है। ठीक है, तो डांटना ज़रूरी हो जाए तो उसको प्राइवेटली साइड में ले जाके उसको बताना है, या डांट भी सकते हैं वहाँ, तो है ना सुधार जल्दी आएगा। बट ग्रुप में सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। गिव वर्कर ए चांस टू रिप्लाई। और कोई भी वर्कर जिसको आप कुछ समझा रहे हैं उसको रिप्लाई का चांस देना चाहिए कि वो गलती उससे क्यों हुई। ठीक है ना, हो सकता है कुछ सोच समझ के वो किया गया हो एक्टिविटी, तो उससे रिप्लाई के लिए चांस देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बोलने का ही मौका नहीं दे और पूरी बम्बारमेंट उसके ऊपर कर दे, है ना। तो पहले उसको बोलने का मौका दें कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो बताएगा। हो सकता है उसमें कुछ बहाना भी लगा दे है, बट आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। डू नॉट टॉक टू मच एंड टू फास्ट। सुपरवाइज करते समय या कुछ बताते समय बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, टू द पॉइंट अपनी बात रखें, और बहुत तेज़ी से नहीं बोलना, क्योंकि अदरवाइज आप किसी को कमांड कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, वो समझेगा ही नहीं। बहुत तेज़ी से आपने बोल दिया, कन्फ्यूज़ हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना और बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना। बी ह्यूमन इन बिहेवियर। ठीक है ना, ह्यूमैनिटी शो करनी है जब आप किसी के साथ भी व्यवहार करते हैं, स्पेशली सबॉर्डिनेट कर्मचारी के साथ, है ना। डू नॉट टेक इट ग्रांटेड दैट द वर्कर हैज़ अंडरस्टूड एवरीथिंग टोल्ड टू देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, गलतियाँ इसके कारण होती है कि आप हमेशा ये मान के ना चले कि जो मैंने समझाया है वो समझ गए हैं। ठीक है ना, आप 100% समझाएंगे तो हमेशा ही कैंडिडेट 70% ही समझता है। ठीक है ना, कई बार हो सकता है 50% ही समझे, तो आप ये मान के ना चलें कि मैंने जो बताया वो समझ गए और वो सही काम करेंगे। उनसे फीडबैक भी लें, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पूरी बात वही समझा क्या जो मैं बताना चाह रहा था ना। तो फीडबैक लेते हुए फिर उसको दोबारा भी समझाने की जरूरत पड़े तो समझा दें, है ना। तो ये हो गया कि उसको ग्रांटेड नहीं लेना है कि मैंने बताया और कर्मचारी समझ गए। नेक्स्ट है, डू नॉट गिव इंस्ट्रक्शन इन हैफेजर्ड वे।
कोई भी यदि इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए, एफेजर्ड मैनर में नहीं होनी चाहिए कि एक बार कुछ कह दिया कि ये कर लेना, फिर थोड़ी देर में कुछ और बीच में से कोई पॉइंट आ गया, चलो यहाँ पर ये कर लेना, वैसा नहीं होना चाहिए। एफेजर्ड मैनर में नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से उसको समझाना है कि सबसे पहले ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, स्टेप वाइज उसको सारी एक्टिविटी क्लियर करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है अपना इनडायरेक्ट सुपरविजन। इनडायरेक्ट सुपरविजन क्या है? इनडायरेक्ट सुपरविजन में डायरेक्ट हम किसी को देख नहीं रहे होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ डन थ्रू द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। जो उस कैंडिडेट ने काम करके कुछ अपना रिकॉर्ड बनाया है, रिपोर्ट लिखी है, ठीक है ना, जैसे आप लोग अपनी फाइल बना रहे हैं ना, तो डायरेक्ट सुपरविजन तो मैं क्लास में बैठ के आपको देख रहा हूँ, और इनडायरेक्ट मैंने आपकी फाइलें मंगा ली, आपने वहाँ कैसा काम किया है उसको देख के मैं आपको सुपरवाइज कर सकता हूँ कि किसने ज़्यादा अच्छा किया, किसने कम अच्छा किया, है ना। तो जो भी इसी प्रकार हॉस्पिटल्स में जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, सब सेंटर पे जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, तो सुपरवाइज़र आपका आएगा, एक दिन सारे रिकॉर्ड चेक करेगा, नॉर्मली होता ही है, तो उससे पता लग जाता है कौन सा कैंडिडेट कैसा काम कर रहा है। तो इस टाइप का जो सुपरविजन होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट सुपरविजन होगा, ठीक है। एंड थ्रू द रिटन इंस्ट्रक्शन और थ्रू सम एजेंसी बिटवीन द वर्कर एंड सुपरवाइजर। और कई बार जैसे बड़े लेवल का यदि सुपरविजन करना है तो एक एजेंसी भी हायर कर सकते हैं, प्राइवेट एजेंसी हायर कर ली कि तुम मेरे को इनकी रिपोर्ट बना के दो कि कैसे काम कर रहे हैं। इस टाइप का भी इनडायरेक्ट सुपरविजन कहलाएगा, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट सुपरविजन इन द वार्ड सेटिंग विल इंक्लूड पेशेंट रिकॉर्ड। अगर हम नर्सिंग फील्ड की बात करें तो वार्ड के अंदर अगर हमें इनडायरेक्ट सुपरविजन करना है तो जो पेशेंट की फाइल बनती है उसके थ्रू हम सुपरवाइज कर सकते हैं कि कौन कैसे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, किसने किस टाइम पे इंजेक्शन लगाए, टाइमली लगाए नहीं लगाए, है ना। तो उससे हम पेशेंट रिकॉर्ड से और रिपोर्ट से और पेशेंट की जो केस सीट है उससे हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जनरल ऑर्डर बुक होती है, वहाँ राउंड बुक होती है, मेडिसिन लेजर होता है, कॉल बुक होती है, प्रोसीजर मैनुअल्स होते हैं, नर्सेज नोट्स होते हैं या नर्सिंग केयर प्लान होते हैं, और कोई भी रिकॉर्ड जो वार्ड में मेंटेन किया जाता हो उसके थ्रू हम वार्ड में जो स्टाफ नर्सेज हैं उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग। अगर हमें कम्युनिटी में चेक करना है तो उसमें क्या करेंगे? टूर डायरी शेड्यूल, ठीक है, जो ANM की टूर डायरी होती है या आशा की जो डायरी होती है उससे हम पता लगा सकते हैं। वर्क डायरी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उनकी अगर रिपोर्ट है तो MCH कार्ड्स, एलिजिबल कपल रजिस्टर, मंथली रिपोर्ट एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स परटेनिंग टू द हेल्थ सेंटर। उस पर्टिकुलर हेल्थ सेंटर में जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं उनको देख के भी आप उनको सुपरवाइज कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने बड़े अच्छे से रजिस्टर रखे होंगे, कवर चढ़ा के रखे होंगे, कुछ होंगे कि ऐसे ही ढूंढ रहा है बेचारा कि पता नहीं रखा तो यही था, तो उससे कार्यशैली से पता लग जाएगा कि उसने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट सुपरविजन में आती है। इनडायरेक्ट सुपरविजन में करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे ensuring that every worker is carrying out allotted work in accordance with the plan of operation and with prescribed methodology and in keeping pace with the time as far as possible। अब तो इनडायरेक्ट सुपरविजन में हम जब रिकॉर्ड देखते हैं तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि वर्कर जो काम कर रहा है वो एज पर रूल ही कर रहा है क्या, कि जो नॉर्मली फॉर्मेट होते हैं उसी में वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा, टाइम से वो भर रहा है या नहीं भर रहा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें टाइम और डेट भी डालते हैं, तो उससे हमें काफ़ी इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है। अच्छा, इसी प्रकार इनडायरेक्ट में ही आता है कि जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है एक सेंटर की, उससे भी हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि प्रॉपर एक्टिविटी हो रही है या नहीं। एनालाइजिंग द मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट टू नो द इनपुट्स ऑफ एफर्ट्स एंड द अचीवमेंट ऑफ द वर्कर एंड देयर रिलेशन विद द ईच अदर। कि जो भी वर्कर, क्योंकि काफ़ी जगह जहाँ ज़्यादा वर्कर होते हैं वो कई बार शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं, तो एक दूसरे को हैंड ओवर टेकिंग ओवर भी करते हैं, है ना, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है वो सारा एक्टिविटी आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एनालाइज करके। एनालाइजिंग व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क अलॉटेड फॉर द मंथ हैज़ बीन डन विद द रीजन फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग सुटेबल गाइडेंस फॉर द सेम। अब इस इनडायरेक्ट सुपरविजन में आप जैसे सुपरवाइज कर लिया, बेसिक प्रिंसिपल सेम ही है कि यहाँ भी आप सबके सामने उसको डांटने नहीं लग जाना है अगर गलती करती है तो, है ना। तो आप उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि उसको जो एक पूरे महीने में जो काम दिया गया था वो कितना हुआ
और अगर नहीं हुआ तो फिर पूछेंगे, उसको बोलने का मौका देंगे कि ये क्यों नहीं हुआ। तो नॉन परफॉर्मेंस यदि है कर्मचारी की तो उसका रीज़न उसी से पूछना है पहले, फिर हमें डिसाइड करना है, एंड उसके बाद भी उसको गाइड करना है, समझाना है कि आप इसको इस तरीके से करेंगे तो टाइमली हो जाएगा। ठीक है, तो वही अपना सुपरविजन का बेस्ट तरीका रहेगा। अब आता है स्टेप्स ऑफ सुपरविजन कि अब आप, ये तो तरीके हो गए, टाइप्स हो गए दो, है ना। स्टेप्स कैसे होंगे, कैसे आप आगे चलेंगे। तो स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग सुपरविजन आर गिवन बिलो। सुपरविजन में हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द जॉब टू बी डन, कि क्या करना है उसको डिफाइन करना है, किसको सुपरवाइज करना है, किस एरिया में सुपरवाइज करना है, ठीक है ना, क्या देखना है, वो पॉइंट हमें पहले क्लियर होना चाहिए। तो जॉब जो भी हमें करना है, यानी जिस टाइप को भी सुपरवाइज करना है वो क्लियर हो, तो उसको हम डिफाइन कर लेंगे, लिख के रख लेंगे। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुपरवाइजर्स एक्टिविटी। अब सुपरवाइजर को क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या एक्टिविटी वो करेगा, उसके जो टर्म एंड रेफरेंस हैं वो भी उसको बता देंगे। ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक सुपरवाइजर को काम दिया गया ANMs को चेक करने का, तो उसको बताएंगे कि 5 ANM को आपके एरिया में सुपरवाइज करना है, किन किन उनकी एक्टिविटी को करना है, कि इम्यूनाइजेशन क्लिनिक उनका स्पेशल चेक करना है, बाकी छोड़ दो, या इम्यूनाइजेशन क्लिनिक चेक कर लेना, उनका सुपरवाइज कर लेना, और 1-2 होम विजिटिंग सुपरवाइज कर लेना। तो इस प्रकार उसको क्लियर रोल बताएंगे कि सुपरवाइजर का रोल इस सुपरविजन सिस्टम में क्या होगा, ये हम बता देंगे। एंटिसिपेशन ऑफ डिफ़िकल्टीज़, फिर उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं उनको एंटिसिपेट करना है। ठीक है ना, वो भी हम लिख के रखते हैं कि सेंटर्स दूर दूर हैं तो इतना टाइम लगेगा, दूर गांव है, डिफ़िकल्ट एरिया है, वहाँ फिसलन है, अभी बारिश हो रही है, नहीं जा सकते, 3 दिन बाद जाना पड़ सकता है, या अभी बसें नहीं चल रही हैं। तो वो सारा जो चीज़ें हैं वो लिख के रखेंगे कि इस पर्टिकुलर सुपरविजन में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। ठीक है ना, वो लिख के रखेंगे। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन, और कुछ क्राइटेरिया लिखेंगे इवेल्युएशन के। जैसे एक हमने क्राइटेरिया बना लिया पंक्चुअलिटी, तो स्टाफ की पंक्चुअलिटी कैसी है, वो एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया बना लिया कि टाइमली रिपोर्टिंग, टाइमली रिपोर्ट सही कर रही है, यस, नहीं कर रही है, नो, ठीक है, वो डाल दिया। इसके अलावा डाल सकते हैं कि परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, कोई प्रोसीजर कर रही है उसमें कैसी परफॉर्मेंस है। प्रोसीजर क्या होता है, जैसे मान लो इंजेक्शन लगा रही है ना, तो उसमें क्या सटीकता से वो लगा रही है, कि स्टेराइल टेक्निक का यूज़ कर रही है या नहीं, है ना। वो पॉइंट्स हम लिख के रख सकते हैं, किन किन चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है, तो उसको बोलते हैं क्राइटेरिया फिक्स करना। ठीक है, तो इसको भी हम पहले से ही लिख के रखेंगे। और क्या करेंगे, ये मेन पॉइंट्स हो गया। डेफिनेशन में आ ही गया था कि इट रेफर्स टू द सुपरवाइजर शुड नो द पोजीशन क्लियरली वेदर ही और शी इज इन लाइन ऑफ स्टाफ पोजीशन और इन द लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर और इन द पोजीशन ऑफ एडवाइजरी और कंसल्टिव। कि जो हम सुपरवाइजर डिसाइड करते हैं, उसकी जो जॉब डिसाइड करते हैं, तो उसमें क्लियर उसको भी बताना होता है सुपरवाइज़र को कि आप किस लेवल के सुपरवाइज़र होंगे। ठीक है ना, स्टाफ पोजीशन में होंगे जिसमें जो मिलजुल के काम करेंगे वो, ठीक है ना। जैसे मान लो ANM को सुपरवाइज करना है, LHV सुपरवाइज करनी है, तो वो स्टाफ पोजीशन में आएगी, है ना। और कई बार हो सकता है सुपरवाइज़र हायर लेवल का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का, तो उसमें फिर वो डॉक्टर के लेवल का कोई आ सकता है, वो उसको सुपरवाइज कर सकता है ना। तो जो सुपरवाइज़र होगा उसको जॉब क्लियरली बताना है कि आपको किस लेवल के आप पोजीशन होगी ड्यूरिंग सुपरविजन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा द डेफिनेशन ऑफ जॉब रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब। द सुपरवाइजर शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड नीड ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पर्सनल। कि हमें ये जो सुपरविजन का काम है वो ऐसे कैंडिडेट को देना चाहिए जो उस वर्कर की सारी एक्टिविटीज़ को जानता हो। जैसे हमें ANM का सुपरविजन करवाना है तो LHV से ही कराएंगे, क्योंकि LHV ऑलरेडी ANM होती है, तो उसको क्लियर पता होता है कि क्या क्या फील्ड में डिफ़िकल्टीज आती हैं। ठीक है ना, इस हिसाब से हम सुपरविजन का रोल, सुपरवाइज़र का रोल डिसाइड करेंगे, किसको सुपरवाइज़र बनाना है। अच्छा, सुपरवाइज़र की एक्टिविटी भी और ऑर्गेनाइजेशन वो भी क्लियर करेंगे कि इफ़ इट रेफर्स टू द एक्टिविटी चूजन
should be compatible with the objective of the supervision and should be based on the available facility and personnel related to the service and should also be based on the expected outcome by the agency and community. तो इसमें मेन बात यही है कि जो सुपरवाइज़र है उसका स्किल कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसके बेस पे ही हमें सुपरवाइज़र का रोल डिसाइड करना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से सुपरविज़न कर सके। ऐसा नहीं है कि किसी को भी किसी भी कैडर का सुपरविज़न के लिए काम दे दिया, ठीक ना। सुपरवाइज़र एज पर फैसिलिटी, एज पर स्टाफ नॉलेज, एज पर सुपरवाइजर्स नॉलेज और उनका जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमें सुपरविज़न का जो सिलेक्शन है सुपरवाइज़र का वो करना होता है। डिफ़िकल्टीज़ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिफ़िकल्टी जो नॉर्मली उस वर्क एरिया के अंदर होती है वो हम पहले से डिसाइड करके रखेंगे। जैसे कोई सर्विस प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी है या पर्सनल फैक्टर है, जैसे रिसोर्स कोई सामान अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए तो उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर कोई प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट वो कट वगैरह कर नहीं रही है बट नीडल कटरी अवेलेबल नहीं है तो हम उसको नेगेटिव मार्क नहीं दे सकते, है ना। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं और कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई थी कभी, उसके हिसाब से हमें डिफ़िकल्टीज़ को भी ध्यान में रखते हुए सुपरवाइज़ करना है। अच्छा, क्राइटेरिया जो डिसाइड करना है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि पॉइंट वाइज हम सेट करेंगे कि किस किस चीज़ को हम सुपरवाइज करने जा रहे हैं। इवेल्युएशन रेफर टू डिटरमाइनिंग एज व्हाट एक्सटेंट द प्रोग्राम एज मेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो पहले से ये डिसाइड करके रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम चेक करेंगे और उसके हिसाब से परसेंटेज आ जाएगा हमारा कि कोई टास्क दिया गया था उसको इसने 50% अचीव कर लिया तो 50% लगा दिया, 40% कर लिया तो 40% लगा दिया, तो उससे पता लग जाएगा कि कितना परसेंट उसने अभी तक अचीव कर लिया है, ठीक है। तो जो पूरा एक एक्टिविटी या प्लान हुआ है एक साल का तो उसको बीच में भी हम चेक कर सकते हैं। अगर 6 महीने में किया 50% कर लिया है तो इसका मतलब उसके हिसाब से तो सही चल रही है ना। अच्छा, दिस कैन बी डन बाय ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, सब्जेक्टिव कंपैरिजन एंड सर्विस इंडिसेस और ओपिनियन ऑफ द जजमेंट ऑफ द स्टाफ, सुपरवाइजर एंड अदर्स। ये जो इवेल्युएशन है ये हर तरीके से हो सकता है। सब्जेक्टिव इवेल्युएशन होता है कि देख के उसको देख लिया कितना काम कर रही है, रजिस्टर्स वगैरह देख लिया, ठीक है ना, किस हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा कि जिसमें डेटा वगैरह आते हैं कि जैसे आपने सर्वे किया उसके अंदर डेटाज वगैरह आ रहे हैं, इम्यूनाइजेशन के डाटा आ गए कितना परसेंट हो गया, है ना। तो ये जो डाटा आएंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं तो उसके हिसाब से भी हम सुपरवाइज कर सकते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं ओपिनियन और जजमेंट ऑफ द स्टाफ भी ले लेते हैं। वो क्या होता है, वो होता है कि किसी दूसरे से पूछना। जैसे मान लो आपको सुपरवाइज कोई कर रहा है तो आपके साथ में जो दूसरा एएनएम काम कर रही है उससे पूछ लेंगे कि उसके बारे में आप बताओ कैसी है वो काम करना, है ना। या इवन लोअर कैडर का स्टाफ है उससे भी पूछ सकते हैं कि ये कैसे काम करती है आपके हिसाब से। अपर कैडर का स्टाफ है उससे भी पूछ सकते हैं। तो किसी दूसरे से पूछना भी एक प्रकार का इवेल्युएशन होता है, सुपरविजन होता है, तरीके से होता है। तो ये क्राइटेरिया भी हम डिसाइड करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कि टाइप्स ऑफ सुपरविजन क्या है। बेसिकली उसमें 2 ही टाइप हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में मेनली आमने सामने या क्वेश्चन पूछ के, और इनडायरेक्ट में मेनली रिकॉर्ड वगैरह देख के हमारा सुपरविजन हो जाता है। फिर स्टेप्स की बात आती है तो इसमें 4 स्टेप आते हैं हमारे कि आपका जॉब क्लियर डिसाइड करें कि क्या सुपरवाइज करना है। इसके अलावा हमें जो सुपरवाइज़र के टर्म एंड कंडीशंस हैं वो बतानी है, क्राइटेरिया क्या होगा सुपरविजन का वो बताना है, और फिर सुपरवाइज करना है। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको आज ही भेज दूंगा, आप लोग इसके नोट्स बना लेना, है ना।